कि विपक्ष के साथियों की दी हुई आग में आप मत झुलसिए। वो जो हवा दे रहे हैं इस दिशा में, उसमें आप मत बहिए। लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात को कहिए। चिल्लाने के लिए लोग चिल्लाते हैं, कुछ भी कहते हैं। सरकार ने जितना काम किया है वो अभूतपूर्व है, लेकिन आप जानते हैं कि सारी मांगें समाप्त नहीं होती हैं। शिक्षक साथियों की बहुत सारी मांग एकदम जायज़ है। एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में हमारा काम है आपके बीच बने रहना, मेहनत करना, आपसे संवाद स्थापित करना, आपकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करते रहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम आपको, जाहिर सी बात है कि जितने भी मुजफ्फरपुर वासी हैं, बिहार के लोग हैं, देश भर के लोग भी जो हैं, काफ़ी हद तक लोग इनसे परिचित होंगे। लेकिन जब भी हम कोई इंटरव्यू करते हैं तो एक औपचारिकता बन जाती है परिचय कराना। हमारे साथ स्टूडियो में आज उपस्थित हैं अभिषेक झा जी, जो कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जेडीयू के विधान परिषद के प्रत्याशी हैं। हालांकि ये खुद को प्रवक्ता के रूप में कहलाया जाना ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि इन्होंने जेडीयू के लिए काफ़ी लंबे समय तक एज अ प्रवक्ता जो है वो कई मीडिया चैनलों पर जो है वो अपना बयान दिया हुआ है। और हर एक पार्टी, विशेष रूप से एनडीए की जो पार्टियां हैं, वो इनको बहुत पसंद करती हैं और चाहती हैं कि उनके दल के ये प्रवक्ता बन जाएं। तो आपका फर्स्ट लुक बिहार में बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और आपके माध्यम से आपके जितने सम्मानित दर्शक हैं, सबको हमारा सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि क्योंकि हम जानते हैं अब कि चुनाव लगातार चलते रहते हैं और चुनाव एक दिन का काम नहीं होता है, बहुत ही लंबी चुनौती जो है वो लगातार चलती रहती है। और ऐसे में दोबारा से उसके लिए खड़े होना, लगातार फील्ड में प्रयास करते रहना। आपने एक बार जो है ये चुनाव लड़ा हुआ है। अभी उस चुनाव से और इस चुनाव तक के बीच का जो सफ़र है, अगर इसको आप थोड़ा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बता सकें। एकदम। चुनाव के इस मैदान में हमको आने का मौका मिला और साल 2024 में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव थे। अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई। लोगों ने कहा कि हम हार गए, लेकिन हम तो मानते हैं कि हम हारे नहीं, हम तो सीखे कि चुनाव लड़ना कैसे है। और कहते हैं ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। और हम नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में चलने वाले पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं। हम परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, हम परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो लड़ना और भिड़ना ज़रूरी होता है। हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, पार्टी गठबंधन मौका देती है, हम मतदाता मालिकों के बीच जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं और बड़ी मजबूती के साथ जब से पिछले चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से लगातार इसी क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं, शिक्षक साथियों के लिए खूब काम करने का प्रयास करते हैं और अपनी भूमिका अदा करते हैं। मेरा दूसरा सवाल होगा, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि औपचारिकता ही है समझिए ये, लेकिन क्या है कि जो जनता है वो आप जानते हैं कि उनके वो अपने नेता को बार बार जानना चाहते हैं, बार बार उनकी जो दास्तान है उनको सुनना चाहते हैं। राजनीति की तरफ आपका जो ये बढ़ा हुआ या इसके प्रति आपका जो झुकाव हुआ इस युवा उम्र के दौर पे, क्योंकि आप, हम जानते हैं आपके बारे में कि आप दिल्ली में भी रहे हैं, आप चाहते तो बड़े शहरों में जाकर के अपना करियर बना सकते थे, लेकिन राजनीति और वो भी बिहार की राजनीति में आने का कैसे हो पाया? सबसे पहले तो ये बता दें कि हमारी कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। हमारे पैतृक मातृक खानदान में कोई व्यक्ति दूर दूर तक कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं रहे। हम पर सरस्वती की असीम कृपा रही है। एनआईटी पटना से हमने पढ़ाई की। 2012 से 16 तक के सिविल के टॉप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमको पढ़ने का मौका मिला और वहाँ से टॉपर रहने का भी मौका मिला। पठन पाठन के क्षेत्र में हम वर्षों तक रहे हैं। फिजिक्स हमने पढ़ाया है। आमतौर पर पढ़ लिख कर जब आप अच्छा कर रहे होते हैं, सरस्वती की कृपा आप पर होती है और आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, कोई लेगेसी नहीं होती है आपके पीछे, कोई दबाव भी नहीं होता है कि पिताजी या दादाजी या नाना जी ने इतनी बड़ी लेगेसी खड़ी कर दी है तो कौन संभालेगा इसको। तो आमतौर पर जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त, बैचमेट्स, जूनियर्स, सीनियर्स बीपीएससी यूपीएससी के माध्यम से विभिन्न जगहों पर है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, तब भी हमने इस क्षेत्र में काम करना चुना, चूँकि हम मानते हैं कि देश में पॉलिसी मेकर्स की एक अग्रणी भूमिका रहती है और सिर्फ सोफे पर बैठकर अपने ड्राइंग रूम में टीवी देख करके नेताओं के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने तक हमारी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। पढ़ लिख कर लोगों को इस क्षेत्र में आना चाहिए, अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। इसीलिए लगभग 12 वर्षों से हम इस क्षेत्र में हैं, अपने कॉलेज के टाइम से इस क्षेत्र में हैं और
नीतीश कुमार जी ने बहुत मौका दिया है। गठबंधन के वरिष्ठ जितने भी नेता, हमारी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय ललन सर, संजय झा सर, विजय चौधरी सर हों, या हमारे अभिभावक आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी हों, जिनकी इस सीट पर हमको लड़ने का मौका मिला है, सब लोगों ने हमको खूब बढ़ाया, पार्टी के सब लोगों ने हमको खूब बढ़ाया है, खूब मौका दिया है। तो पूरी मुस्तैदी के साथ एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को अदा करने का हम प्रयास करते हैं और मतदाता मालिकों की अदालत में फिर से। फिजिक्स, साइंस के बारे में कहते हैं कि साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ सॉल्युबिलिटी, और पॉलिटिक्स के बारे में कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो ये झुकाव और किस तरह से आपने अपने कर्मा की फिलॉसफी को क्यों आपके अंदर है, ये अब मेरे लिए स्पष्ट है कि क्यों आप कर्मा की फिलॉसफी को इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगला सवाल कि ठीक है, अब चुनाव का समय आ गया है, इस साल के अंत तक हो ही जाना है चुनाव, इस बार की प्रायोरिटीज़ या स्ट्रैटेजीज़ क्या रही? चुनाव संभवतः अक्टूबर महीने के अंत में होने की संभावना है, नवंबर की शुरुआत में होने की संभावना है। और हम तो लगातार लोगों के बीच रहते हैं, युवाओं के बीच रहते हैं। स्नातक मतदाताओं की जो मूल समस्याएं हैं उसके प्रति सरकार कितनी गंभीर है, इसकी बानगी आपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देखी। रोजगार के सुअवसर पैदा करना, सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र किस तरह से हमारी सरकार ने गांधी मैदान में एकदम मेला लगा करके दिया। बिहार का जो ये मॉडल रहा, ये पूरे देश में उदाहरण स्वरूप रहा। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करना, कौशल विकास के क्षेत्र में काम करना और साथ ही साथ छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, शिक्षक साथियों के लिए इतना काम करना। चिल्लाने के लिए लोग चिल्लाते हैं, कुछ भी कहते हैं, सरकार ने जितना काम किया है वो अभूतपूर्व है। लेकिन आप जानते हैं कि सारी मांगें समाप्त नहीं होती हैं। शिक्षक साथियों की बहुत सारी मांग एकदम जायज़ है, समय के साथ पूरी होनी ही चाहिए, अविलंब भी बहुत सारी चीज़ें पूरी होनी ही चाहिए। उसमें हम सभी लोग एक कैटलिस्ट, एक फैसिलिटेटर के रूप में कंधा लगाकर चलते हैं उनके साथ कि उनकी समस्याओं का निदान हो सके। भाई, सरकार की पूंजी है हमारे सम्मानित शिक्षक, हमारे सम्मानित स्नातक, बिहार के और देश के भविष्य हैं, तो उनका भविष्य अच्छा बन सके, संवर सके, इस दिशा में हम खूब प्रयास करते हैं। चलिए, तो इसी से सवाल, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जिस क्षेत्र का चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो बड़ा ही प्रबुद्ध वर्ग होता है, और इसमें अगर विश्वविद्यालय, स्कूल, शिक्षक या स्टूडेंट्स की समस्याएं हैं, और लगातार अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो किस तरह से इस क्षेत्र में जो है वो लगातार जो विद्यार्थी हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे अनशन पर, धरने पर बैठते आए हैं, तो कैसे उनकी समस्याओं का सॉल्व करेंगे? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लग जाता है कि हमारी आवाज़ सही तरीके तक नहीं पहुँचती है, पहुँच भी जाती है तो समाधान सही नहीं है। ये इसको दो एस्पेक्ट में देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक आप यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉब्लम की बात कर रही हैं, तो कई ऐसे मसले होते हैं जिनमें सरकार का बहुत इंटरफेरेंस नहीं होता है। वाइस चांसलर्स चांसलर के अधीन, गवर्नर के अधीन होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर सरकार का कंट्रोल नहीं भी होता है। हालांकि हम लोग हमेशा से उनकी जायज़ मांगों का समर्थन करते रहे हैं और उस दिशा में हमने प्रयास भी किया है। उससे इतर अगर हम बात करें, जो आम स्नातक है उनकी जो कोई समस्या हो, और उसके अलावा हमारे जो शिक्षक साथी उनकी समस्याएं हों, उनके निदान के लिए हम लोगों ने खूब प्रयास किया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके चैनल ने भी उसको कवर किया था। 15 मार्च को ही हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी की थी। 4 जिला के हमारे जो शिक्षक साथी हैं जो यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो किसी जाति, धर्म, समाज, संवर्ग, कौम के हों, वोटर हों, नहीं हों, अगर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी छोटी छोटी समस्याओं के निदान की दिशा में प्रयास करना, ये हमारा एक दायित्व बनता है। तो उस तरफ हमने खूब पहल की है। इस बार जब आप चुनाव लड़ेंगे तो एक सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो डिग्री कॉलेजेस को लेकर के होगा। जो ब्लॉक लेवल पर बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस खोले गए हैं, उनको किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में से अलग करने की भी बात चल रही है, और इसका अलग अलग मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कैसे डील करेंगे? जब भी कोई नई योजना आती है, कोई नई शुरुआत होती है, तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कई चीज़ें जेन्युइन होती हैं। आप जब किसी दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारी गड़बड़ियां भी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन सरकार ने एक बहुत बेहतर योजना के तहत इस दिशा में पहल किया है। और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हम जहां खड़े हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया ब्लॉक के स्तर पर। जिस तरह से डिग्री कॉलेजेस खुले हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, रोजगार के भी सुअवसर पैदा होंगे। हमें लगता है कि आने वाले समय में इसकी समीक्षा भी बहुत बेहतर तरीके से होगी। हम देखते हैं, क्योंकि आज की राजनीति जो है वो केवल एक क्षेत्रवाद से नहीं, पूरे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाती है। और ऐसे में अगर हम अभी अपने देश का हाल देखें तो जिस तरह से कि कल हमने देखा कि जिस तरह से जंतर मंतर से लेकर संसद तक का मार्च हुआ, पेपर लीक के मामले को लेकर के स्टूडेंट्स जो है इकट्ठा हो गए, पटना, रांची और भी कई जगह की राजधानियां जो हैं वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने मार्च निकाला। इस तरह से अगर विद्रोह बढ़ता जाएगा चुनाव तक तो कितना मुश्किल हो जाएगा ये आने वाला। युवा छात्र
नौजवान हमारी पूंजी हैं, इस देश की पूंजी हैं। हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन युवा है और जब हम उनको सड़कों पर ऐसा देखते हैं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है। जो बातें वो कहते हैं सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और हमको लगता है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में युवा जाते हैं, हम लोग हमेशा उनको समझाते हैं कि विपक्ष के साथियों की दी हुई आग में आप मत झुलसिए। वो जो हवा दे रहे हैं इस दिशा में, उसमें आप मत बहिए। लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात को कहिए। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार उनके सभी मसलों को लेकर बहुत संजीदा है और इस दिशा में पहल भी हो रही है। रहा सवाल कि आपने कहा कि चुनाव कितना मुश्किल होगा, ये समस्याएं लगातार परसिस्टेंट रही हैं और आपने देखा है कि चुनाव दर चुनाव किस तरह से एक मेजॉरिटी लोगों ने एनडीए के प्रति अपना रुझान व्यक्त किया है। तो हम किसी भी मसले को चुनाव से जोड़कर नहीं देखते हैं। नीतीश जी ने पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी है, सिखाया है कि वोटर की चिंता करनी है, वोटों की चिंता नहीं करनी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो विधानसभा चुनाव 2025 का बीता और उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक फेरबदल एनडीए के भीतर हुई है, उससे जनता में भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं और इसका असर जो उसके बाद के चुनाव होते हैं उस पर देखने को मिल सकता है। डर है मन में? कोई डर नहीं है। हम तो हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। नीतीश कुमार जी ने इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ी है इस बिहार में और एनडीए के नेताओं ने, नीतीश जी ने मिलकर फैसला किया कि भाई सम्राट चौधरी जी इसको आगे लेकर के चलेंगे। यहाँ तो एक मुखिया जब अपने पद से हटता है ना, गौर कीजिएगा, बहुत दुखी होता है। हारता है तो बहुत दुखी होता है, या कभी कोई आरोप लगते हैं और पद छोड़ना पड़ता है तब बहुत दुखी होता है। सोचिए, नीतीश जी ने मुख्यमंत्री का पद भी कितनी सहजता के साथ छोड़ दिया और कितनी सहजता के साथ अभी वो बिहार में घूमते, योजनाओं की समीक्षा करते। अभी राज्यसभा का जो सत्र है वो अटेंड करने के लिए गए हैं। तो हमें लगता है कि यह दिव्य शक्ति नीतीश कुमार जी के ही पास है, चूंकि वो अंदर से निश्चल है। हम तो हमेशा उनके बारे में कहते हैं कि नीतीश कुमार तो कल भी आईना थे, आज भी आईना है। नीतीश कुमार कल भी आईना थे, आज भी आईना है। सोचना तो उनको है जिनके दिल में कुछ और है और शक्लों पर कुछ और। लेकिन इस फिलॉसफी से राजनीति जो है वो उस पर टिक पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि निर्मोही लोग जो हैं वो तो संन्यास लिए हुए ही पसंद आते हैं। जो राजनीति का क्षेत्र है इसमें तो जूझना पड़ता है। जूझते रहे हैं नीतीश जी। आपने देखा है शुरुआत के दिनों में चुनाव लड़े, सफलता नहीं मिली, फिर लगातार। आपके लिए क्या होगा? नीतीश कुमार का तो अब चलिए अपना एक लंबा करियर रहा, लेकिन आपके लिए फिर ये कैसे मैनेज करेंगे इसको? क्योंकि एक बार जब हार जाते हैं उसके बाद चलिए पुरजोर मेहनत करते हैं, इस बार क्या लगता है कैसे वोटरों को आकर्षित करेंगे? देखिए, हम मतदाता मालिकों की अदालत में हैं, आपकी भी अदालत में है। एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में हमारा काम है आपके बीच बने रहना, मेहनत करना, आपसे संवाद स्थापित करना, आपकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करते रहना। ये हमारा मूल काम है और हम आपकी अदालत में हैं, आपसे समर्थन मांग रहे हैं। नीतीश जी ने सिखाया है कि जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। और जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आप समर्थन और वोट के याचक होते हैं। आपको मालूम होता है कि अमुक व्यक्ति आपको वोट नहीं देने वाला है, फिर भी आप बड़ी सहजता और विनम्रता से कहते हैं कि सर हमारा ख्याल रखिएगा इस चुनाव में। तो हम लोगों के बीच है और जिस तरह का स्नेह समर्थन इन 2 वर्षों में मिला और जिस तरह से हमने लोगों के बीच काम किया। इस बार कितने अमुक व्यक्ति लगते हैं कि वोट देंगे? कहते हैं ना कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या और आगे आगे देखिए होता है क्या। हम चुनाव के मैदान में हैं और चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है और मजबूती से हम लोगों के बीच में है। ठीक है, हम भरोसे पर ही ये दुनिया कायम है और भरोसा करना, ऑप्टिमिस्टिक होना जो है वो ज़िंदगी जीने का बहुत ही अच्छा अप्रोच माना जाता है। तो अभिषेक झा जी, आपके इस अप्रोच के लिए हमारे साथ फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों के लिए बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और सारे दर्शकों को, और तिरहुत के जो हमारे स्नातक भाई बहन मित्र साथी हैं और आम जनता है, आम जनमानस है, सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, उज्जवल भविष्य की कामनाएं हैं। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप कमेंट बॉक्स में इस इंटरव्यू के बारे में जो आपके सुझाव हैं या फिर आपके जो अगर सवाल हों अभिषेक झा के लिए, ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगली मुलाकात में हम आपके वो सवाल इनसे ज़रूर पूछेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।
डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।